हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल यूनिट 5 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भारती भवन का क्लियर कर दिया है। अगर आपने अभी तक यूनिट 5 तक यानी कि चुंबकत्व एवं द्रव वाले चैप्टर तक के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप जाकर कृपया उसे देख लें। इसके बाद इस वीडियो को देखें क्योंकि यह यूनिट का दूसरा चैप्टर है। जी हाँ दोस्तों, यह दूसरा पार्ट है। मैंने पहला पार्ट में भारती भवन का फर्स्ट चैप्टर से लेके यूनिट 5 चैप्टर तक का सॉल्यूशन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यूनिट 5 तक यानी कि चुंबक एवं द्रव चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वो सॉल्व कर दिया है। तो अब चलते हैं यूनिट 6 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण से लेकर लास्ट तक के जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय भवन में कुल 576 ऑब्जेक्टिव है, तो 576 ऑब्जेक्टिव को हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सेशन। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सेशन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन से ले लेते हैं और ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से लिया गया है। और यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कुछ पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी। क्या पूछा गया हमसे कि कुछ पदार्थ है जिसकी क्या है अपेक्षिक चुंबकशीलता जो है 1 से कम है, तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति हमको बताना है कि उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति जो होगा वो क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चुंबकशीलता 1 से कम हो जाएगा और चुंबक की प्रकृति यानी कि प्रवृत्ति पूछे तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। आप सिंपल सा याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है और दूसरा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। और ये आ गया दूसरा क्वेश्चन। हमसे पूछा ये गया है कि लोहे का परमाणु है, लोहे का परमाणु यहाँ पे आपको तो सिंपल ये बताना है कि वो चुंबक है या अनुचुंबकीय है या लोह चुंबकीय है। लोहा क्या है आपको सिंपल सा ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि लोहा जो होता है Fe, आयरन जिसको बोलते हैं 26, ये लोह चुंबकीय है। निकेल भी क्या है? लोह चुंबकीय है। तो यानी कि आपको इस तरीका से आपको बताना है कि लोहा, निकेल, फिर जर्मेनियम क्या है? लोह चुंबकीय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। और यहाँ पे तीसरा हुआ क्वेश्चन को आप देखिए गौर से कि तांबा होता है, यहाँ पे तांबा लिखा गया है। तो तांबा आपको पहचाना है कि लोह चुंबकीय है कि पृथ्वी चुंबकीय है या फिर अनुचुंबकीय है, क्या है? इनमें से कोई नहीं। आपको कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर है? तो आपको पता होना चाहिए कि तांबा जो होता है वो सिंपल सा प्रति चुंबकीय होता है। तांबा लिखा है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे तांबा लिखा हुआ है। तांबा जो होता है वो प्रति चुंबकीय होता है। अब पूछिएगा कि हम प्रति चुंबकीय अणुचुंबकीयों को कैसे पहचानेंगे। तो मैंने जैसे कि बताया था कि जब मैं क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि आप कैसे लौह चुंबकीय, प्रति चुंबकीय और अणुचुंबकीयों को पहचान सकते हैं। तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपको कोई सा भी तत्व मिल जाए तो आप बता सकते हैं कि ये तत्व प्रति चुंबकीय है, ये लोह चुंबकीय है, ये अणुचुंबकीय है। आप सिंपल सा बता सकते हैं। वैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बताने का कोशिश करूँ तो जैसे यहाँ पे तांबा है, तो तांबा का सबसे पहले आपको इसका परमाणु संख्या पता होना चाहिए। और इसके बाद परमाणु संख्या पता हो गया तो इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको पता चल गया तो आपको ऑर्बिटल पी, एस और डी ऑर्बिटल होता है, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तभी आप पता कर सकते हैं कि तांबा प्रतिचुंबकीय है या फिर अनुचुंबकीय है। तो सिंपल सा ये सब आप जान लीजिए। आप क्वेश्चन बैंक जब मैं सॉल्यूशन कर रहा था तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाए कि तांबा क्या है। सिंपल सा वो सिंपल सा प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होगी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से बताना है कि चुंबकशीलता किसकी अधिकतम होगी। तो वो सिंपल सा लौह चुंबक की जो होता है चुंबकशीलता वो सिंपल सा अधिकतम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और 5 में हमसे ये पूछा है कि एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयोगी होगी। एक प्रबल विद्युत चुंबकीय बनाना है, आपको इसमें बताना है कि वस्तु सबसे उपयुक्त होगी, कौन सी वस्तु सबसे उपयुक्त होगी प्रबल चुंबकीय बनाने के लिए, आपको ये पूछा गया। तो यहाँ पे जो है आपको प्रबल चुंबकीय बनाने के लिए जो सबसे उपयुक्त होगी वो सिंपल सा नरम लोहा होगा।
क्या होगा दोस्तों, नरम लोहा होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे आपसे पूछा गया प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो वो सिंपल सा ऋणात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है, नेगेटिव। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन को आप ज़रा ध्यान से देखिए। द्रव और गैस, यानी कि द्रव और गैस क्या है आपको ये बताना है। द्रव और गैस का बात करें तो ये दोनों ही लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, बल्कि प्रति चुंबकीय पदार्थ भी नहीं होते हैं, और साथ ही न ही अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि निर्वात के सदृश चुंबकीय 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 के बाद क्या लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चुंबकीय आचरण करते हैं, चुंबकीय आचरण भी ये आचरण करते हैं। ये क्या है, यहाँ पे आपको पूछेगा द्रव और गैस क्या है। तो यहाँ पे जो द्रव और गैस है लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। ये दोस्तों प्रति चुंबकीय पूछा गया है, यहाँ पे प्रति चुंबकीय ये द्रव और गैस होते हैं। इसके बाद अनुचुंबकीय भी होते हैं, साथ ही निर्वात के सदृश चुंबकीय आचरण भी करते हैं, लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थ द्रव और गैस नहीं होते हैं। आप सिंपल सा इसे याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर में क्या पूछा है, निम्न में से किस तरह की वस्तु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में से किस तरह की वस्तु की जो है चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है। तो एक से कम और ऋणात्मक जो होती है वह कौन सा है, तो ऑप्शन के हिसाब से प्रति चुंबकीय होता है। प्रति चुंबकीय होगा तब उसकी क्या होगी, चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक नेगेटिव होगी, किसकी, प्रति चुंबकीय की। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में आते हैं और 9 में पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र बी फैक्टर और चुंबक एम फैक्टर के बीच संबंध है। चुंबकीय क्षेत्र बी फैक्टर और चुंबक एम फैक्टर के बीच संबंध है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में 2009 से लेकर 2021 तक का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। और इसका पहला पार्ट का भी आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बी फैक्टर और चुंबक एम फैक्टर के बीच संबंध पूछा गया है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इन 4 ऑप्शन में से बताना कि क्या इसका सही संबंध हो जाएगा। तो इसका संबंध जो हो जाएगा दोस्तों, बी फैक्टर जो इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एच फैक्टर प्लस एम फैक्टर के। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। एम फैक्टर और चुंबकन एम फैक्टर के बीच संबंध होता है बी फैक्टर बराबर म्यू शून्य एच फैक्टर प्लस एम फैक्टर के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे पूछा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वह स्थिर होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ क्यों स्थिर होते हैं, क्योंकि इसके ऑर्बिटल में पूर्णतः इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। इसीलिए भरे हुए नहीं रहते हैं, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसीलिए वो क्या है, स्थिर है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में निकेल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे निकेल आ गया कि निकेल अनुचुंबकीय है, प्रति चुंबकीय है, लोह चुंबकीय है, इनमें से कोई नहीं, आपको ये बताना है। तो आपको निकेल का कितना होता है, एन आई निकेल, सिंपल सा लिखते हैं एन आई निकेल 28। निकेल कितना होता है, निकेल 28 ही होता है ना, कॉपर 29 हो जाता है निकेल। और इसको सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 ऐसे निकालना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद सिंपल सा इसको ऑर्बिटल में भरना होगा। ऑर्बिटल में भरने के बाद अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाए तो सिंपल सा अनुचुंबकीय, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, पूर्णतः जैसे ये पूर्णतः भरा हुआ हो, तो सिंपल सा वो क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकीय हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कितना है, निकेल है, तो निकेल वो सिंपल सा बात करें, एक होता है प्रति चुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय। तो इस तरीके से आप इसे पहचान सकते हैं। लेकिन निकेल लोहा, जैसे मैंने बताया कि निकेल और लोहा क्या है, तो लोह चुंबकीय है, इसे आप याद रखिए, ये कॉमन है। तो निकेल क्या हो जाएगा, लोह चुंबकीय होता है। ये चुंबक की तरह ही कार्य करता है, बट ये लोह चुंबकीय ज़्यादा ही चुंबकीय होता है, तो इसे ही बोलते हैं इसे लोह चुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इसको नेक्स्ट में आए और नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे पूछा गया है कि सौथिल्य
प्रदर्शित करते हैं। शौथिल्य प्रदर्शित क्या करते हैं? शौथिल्य जो है प्रदर्शित क्या करते हैं? शौथिल्य जो दोस्तों है वह लौह चुंबकीय पदार्थ को प्रदर्शित करते हैं। शौथिल्य किसको प्रदर्शित करते हैं? तो लौह चुंबकीय पदार्थ को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है किस स्थान पर नमन कौन किसी स्थान पर जो है नमन कौन वो है जो किसी स्थान पर जो नमन कौन वो है जो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें बताना है किसी स्थान पर नमन कौन वो है जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ बनता है। यही सही आंसर है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्षैतिज दिशा के साथ क्या होता है? बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। किसी स्थान पर नमन कौन वो है जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं और नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि चुंबकीय नमन कौन ने लिखा है यहाँ पे चुंबकीय नमन का मान शून्य होता है, यानी कि चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य कब होता है? ये सिंपल सा पूछा गया। कौन यहाँ पे नहीं लिखा गया है। चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य होता है कब होता है? जब चुंबकीय निरक्ष होता है। जब क्या होता है? चुंबकीय निरक्ष होता है तो चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, देखेंगे तो पूछा गया है सही संबंध बताइए। यहाँ पे सही संबंध बताना है कि क्या सही संबंध है। तो इसका जो सही संबंध है 10 बी एच बाई बी भी, ये तो सही नहीं हो सकता। 10 में हो सकता है बी वी बाई बी एच। इसको ऊपर दे इसको नीचे दे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल ही सही आंसर है। बी क्या है? बिल्कुल ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है हमसे। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि किसी स्थान पर आभासी नमन कोण सदा क्या होता है? किसी स्थान पर आभासी नमन कोण क्या होता है? तो वो सिंपल सा क्या होता है? यथार्थ नमन कोण से अधिक होता है। यथार्थ यानी हमेशा नमन कोण से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा यह क्या है कि धरती के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान, या फिर पृथ्वी बोले धरती बोले, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? कितना होता है? वो होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है तो क्या होगा? जब म्यू है तो और एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है तो मैं आपको बता दूं म्यू जो है 1 से यहाँ पे म्यू जो है 1 से क्या होता है? म्यू 1 से ग्रेटर देन 1, यानी कि एक से क्या होता है? बड़ा होता है बहुत ही। यानी कि चाहे आपको ऑप्शन में ऐसे रहे या फिर आपको ऐसे रहे, तो इसका सही आंसर यहाँ पे ऐसे तो दिया हुआ है नहीं था। ये ए नंबर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लेटिनम की चुंबकीय प्रवृत्ति कितना है? 0.001 है। इसके अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान, प्लेटिनम की चुंबकीय प्रवृत्ति कितना है? 0.00001। तो इनके अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान पूछा गया है। तो चुंबकशीलता का जो मान हो जाएगा यहाँ पे इसको जस्ट इसको ऐसे कर दो 1 0 0 0 और फिर 1 दे दो और यहाँ पे एक पॉइंट दे दो। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो 20 तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम नेक्स्ट चैप्टर, यही चुंबक का ही चैप्टर है। हमसे क्या पूछा गया है थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है? देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह पता लगाया है कि प्रकाश भी एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? मैक्सवेल था। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? मैक्सवेल विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन
दूसरा क्वेश्चन में आते हैं और दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पूछा क्या गया है कि बेतारी तार संचार का आविष्कार किया था। बेतारी तार संचार का आविष्कार किया था, किसने किया था? बेतारी तार संचार का आविष्कार मार्कोनी साहब ने किए थे। किसने? मार्कोनी साहब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रयोगशाला में विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न करके उनके अस्तित्व का सर्वप्रथम प्रदर्शन किसने किया? प्रयोगशाला में विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न करके उनके अस्तित्व का सर्वप्रथम प्रदर्शन किसने किया? प्रयोगशाला में विद्युत चुम्बकीय को सर्वप्रथम किसने प्रदर्शित किया? प्रयोगशाला में विद्युत चुम्बकीय तरंगों को सर्वप्रथम किसने प्रदर्शित किया? तो वो कौन थे? हर्टल साहब थे। कौन थे? हर्टल साहब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रवृत्ति का विद्युत चुम्बकीय तरंग है? सबसे अधिक प्रवृत्ति का बात करें, गामा किरणें। गामा किरणें, ऑप्शन नंबर ए, गामा किरणें, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किनका उपयोग पौधा घरों में होता है? किनका उपयोग पौधा घरों में होता है? पौधा घरों यानी कि पौधे के लिए हम लोग कौन से किरण है उसका हम सिंपल सा उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि अवरक्त किरणों का उपयोग होता है पौधा घरों में। अवरक्त किरणों क्या होता है? उच्च हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्या होता है? प्रथम में आता है, तो प्रथम में ही अवरक्त किरणें प्राप्त हो जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। दूसरा में क्या होता है? दूसरा में बैगनी, बैगनी नहीं, दूसरा में आता है आपको दृश्य, दृश्य आ जाता है। दृश्य में कौन आ जाता है? दृश्य में बामर श्रेणी आ जाता है, पास्य श्रेणी, बामर श्रेणी आता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो यहाँ पे आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। नहीं है, कौन नहीं है? ध्वनि तरंगे क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल ही सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि एक्स किरणें बनी है। एक्स किरणें किससे बनी है? तो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों से। एक्स किरणें किससे बनी है? तो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों से बनी है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में कि एक्स किरणें के तरंगदैर्घ्य का क्रम होता है। एक्स किरणें जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य का क्रम कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा 132.2 किलोवाट है। यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह कौन है? ए 1.32 किलोवाट विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह कौन है? वो एक्स किरणें है। 1.32 किलोवाट एक्स किरणें का होता है। किसका? एक्स किरणें। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स किरणें का गुण वैसे ही है जैसे। एक्स किरणें का गुण किसके समान है? गामा किरणें। एक्स किरणें का जो गुण किसके समान होता है? तो एक्स किरणें का जो गुण होता है गामा किरणें के समान होता है। तो हम गामा किरणें को एक्स किरणें की तरह प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल ही सही आंसर है। और गामा किरणें का भेदन क्षमता कितना होता है? तो अल्फा और बीटा दोनों से ही क्या होता है? अधिक हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग ई वेक्टर सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश तथा एच वेक्टर सदिश जेड अक्ष के अनुदिश है, तो क्या बताना है? उस तरंग की गति की दिशा होगी। क्या है? ई वेक्टर सदिश एक्स की ओर तथा एच वेक्टर सदिश जेड अक्ष की अनुदिश है, तो उस तरंग की गति की दिशा किधर होगी? तो जेड अक्ष की तरह है और ई वेक्टर क्या है? एक्स अक्ष की तरह है, तो इसकी दिशा किधर होनी चाहिए? वाई अक्ष की तरह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन में एक्स दे दिए हैं और जेड दे दिया है, तो वाई बच गया, तो वाई ऑप्शन सही आंसर है। जो नहीं देगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर। जो देगा वो इसका सही आंसर नहीं होगा। तो अब वाई नहीं दिया है तो वाई इसका क्या है? राइट आंसर है, जैसे कि मैंने कल इसका ट्रिक बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि चुंबक क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात कितना है? बी बाई ई का मात्रक होगा। क्या मात्रक होगा? इसका जो मात्रक होगा वह सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, सेकेंड मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पे पूछा गया कि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल होती है। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल कितनी होती है?
तो निर्वात में जो विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल होती है 1/√μ0 E∈. ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचार की दिशा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है उसके संचरण की दिशा होती है, किधर होती है, विद्युत चुम्बकीय संचरण की दिशा किधर होती है, तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर, यहाँ पे इसको क्रॉस पढ़ेंगे ना कि गुना। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के क्या होते हैं, समांतर होती है। क्या होती है समांतर, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति है उसका मूल कारण क्या है, तो आवेश की उत्पत्ति, आवेश की उत्पत्ति यानी कि आवेश की त्वरित गति, आवेश की त्वरित गति। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का बात करें तो वो हम गतिशील आवेश के द्वारा और परिवर्तित विद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा हम कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति हम गतिशील आवेश के द्वारा और परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के द्वारा दोनों से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोनों है ऑप्शन नंबर सी में, इसका सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो पूछा हमसे ये गया है कि संधारित्र के आवेशन के क्रम में इसकी प्लेटों के बीच रहता है, क्या रहता है, संधारित्र के आवेश के क्रम में इनके यानी इनके प्लेटों के बीच क्या रहता है, तो वो क्या रहता है, वेक्टर ई और वेक्टर बी दोनों क्या होने चाहिए, लंबवत, परस्पर लंबवत होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में दिखा दे रहा है कि वेक्टर ई और वेक्टर बी परस्पर लंबवत होने चाहिए, तब क्या होता है, संधारित्र के आवेश के क्रम में इसकी प्लेट के बीच रहता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर 18 हो गया, 18 में चलते हैं। निर्मात में संचरित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को निम्नलिखित समीकरणों से व्यक्त किया जाता है, निर्वात में संचित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, आपको ये बताना है। तो आपको मैं बता दूं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ई शून्य के बराबर बी ओ ओमेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर करेक्ट सही सही बताइए, क्या होगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से उस वीडियो का क्वेश्चन को पढ़िए, फिर से उसका आंसर दीजिए, ना कि बस वीडियो को देखते जाइए, आंसर भी कमेंट कीजिए ताकि आपको याद रहेगा पूछा क्या गया। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती, किस पर नहीं करती है, तो वो सिंपल सा किस पर, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर किस पर नहीं करती, तो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में पूछा गया है कि जब शून्य में गमन करता है, क्या है, जब प्रकाश शून्य में गमन करता है तो उसके साथ जुड़े विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाते हैं, जब प्रकाश शून्य में गमन करता है तो उसके साथ जुड़े विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाते हैं, तो वो सिंपल सा हो जाते हैं, औसत मान शून्य हो जाता है उसका, क्या हो जाता है, उसका औसत मान शून्य हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश शून्य में गमन करता है और विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र औसत का मान उसका शून्य हो जाता है। किसका, विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, औसत का मान शून्य हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश क्या कर रहा है, शून्य में गमन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 में हमसे क्या पूछा गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रवृत्ति हो सकती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रवृत्ति क्या हो सकती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रवृत्ति क्या हो सकती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रवृत्ति का बात कर रहे हैं, तो वो अनुप्रस्थ हो सकता है, क्या हो सकता है, अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बहुमूल्य नगों की पहचान कौन सहायक है, बहुमूल्य नगनों की जो पहचान निम्नलिखित में से कौन सी सहायक है, बहुमूल्य नगनों, बहुमूल्य नगनों के सहायक जो है वो कौन होता है, परावैंगनिक किरणें। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ये गया है, लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के परिणामों के बीच संबंध है, विद्युत चुम्बकीय तरंग और विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के परिणाम के बीच क्या है, संबंध है, तो वो संबंध है ई शून्य बराबर सी बी ओ, सी बी
शून्य। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि क्या पूछा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वस्तु क्या हो जब छोटा हो और आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो दर्पण से प्राप्त होता है, तो हमें कौन सा वो दर्पण है आपको सिंपल सा ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर उत्तल हो जाएगा। उत्तल में क्या होता है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, किसमें, उत्तल में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, याद रखिएगा, समतल पूछे तो अनंत, वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तनांक होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होगा। और क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, पूर्ण परावर्तन के कारण। पूर्ण परावर्तन के कारण क्या होता है कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला चमकता नजर आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें और यहाँ पे पूछा गया है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। प्रकाश कांच में प्रवेश करेगा तो उसका तरंगदैर्घ्य घटेगा ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल और कांच के अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 है। जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक, जल का कांच की अपेक्षा पूछा गया है तो 4/3, 3/2, ये उल्टा पूछेगा, हो जाएगा इसमें 3/2, 2, 4/3, इसको क्या करेंगे 3/2 गुने 3/4, 4 कर देंगे, सॉरी ये उल्टा फिर हो गया, 4/3 गुना 3/2 और ये बटा में जाएगा, ये 4/3 अपॉन जल के कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक पूछना है, कांच की अपेक्षा पूछा गया है तो कांच का नीचे आ जाएगा और फिर इसको क्या करेंगे 4/3, इसको जब ऊपर दे जाएंगे ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा तो 4×2 8/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जिसके सापेक्ष पूछे उसे को उल्टा कर देना है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पूछा गया, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है कि एक पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 5/3 है, तो एक प्रकाश का किरण कांच से पानी में जा रही है तो क्रांति कोण यहाँ पे क्या होगा, क्रांति कोण यहाँ पे आपको निकालना होगा, इसे तो आपको सॉल्व करना होगा। तो इसे जब आप सिंपल सा सॉल्व कीजिएगा साइन इनवर्स 1/2 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। सी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और किसी वस्तु की दो स्थितियों के बीच की दूरी जिन पर वस्तु के प्रतिबिंब का आकार दुगुना होगा। फिर से कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वस्तु की दो स्थितियों के बीच की दूरी जिन पर वस्तु के प्रतिबिंब का आकार दोगुना होगा, यानी कि आपको फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है और साथ ही ये पूछा गया है कि दो स्थित के बीच की दूरी, यानी कि दो वस्तु के बीच की दूरी आपको बताना है जहाँ पर क्या होगा प्रतिबिंब उसका दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो इसे सिंपल सा सॉल्यूशन कीजिएगा 20 सेंटीमीटर निकल जाएगा। कितना निकलेगा 20 नहीं निकलेगा, इसका 70 निकलेगा क्या, 20 है और दोगुना क्या, नहीं 20 ही हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम किस रंग के लिए होता है। प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम किसके लिए होता है, तो बैगनी के लिए ही होता है ना। तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो लाल के लिए हो जाएगा। तो क्रांतिक कोण सबसे कम किसका, बैगनी का होता है। 9 का ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। डी नंबर क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई क्या है, टी है। समतुल्य निर्वात में डॉट डॉट पथ की लंबाई है, यानी कि डॉट डॉट पथ की यहाँ पे आपको लंबाई बताना है तो वो कितना हो जाएगा, एन टी हो जाएगा। और की एन है टी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन टी 10 का बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जब उसकी फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, जब उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो कौन सा सही है। ऑप्शन ए देख लेते हैं
तो यहाँ 20 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर पर ही बनेगा? नहीं। 10 सेंटीमीटर रखी वस्तु का नहीं, अनंत पर बनेगा? नहीं। दोनों ए बी नहीं। डी दोनों ए और बी। ए डी में क्या लिखा है? दोनों ए और बी गलत है। ये कैसे ऑप्शन दिया हुआ है? डी में दोनों ए और बी गलत है, मतलब दोनों ही गलत है ये बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि ऑप्टिकल फाइबर इसमें से पहचाना है कि और ऑप्टिकल फाइबर कौन है? ऑप्टिकल फाइबर जो है ट्रांसमिशन लाइन एवं वेव गाइड दोनों है। ट्रांसमिशन लाइन एवं वेव गाइड दोनों ही है। क्या है? ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको पता होना चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस पे कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और नेक्स्ट चैप्टर में हमसे क्या पूछा गया है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसे मैं करता हूँ हल्का सा छोटा, और देखिए इसे क्या पूछा गया है। पूछा हमसे ये गया है कि पानी में हवा का एक द्वित तल बुलबुला इस प्रकार व्यवहार करेगा जैसे एक क्या? जैसे एक अपसारी लेंस। पानी में जो है हवा का एक बुलबुला वैसे कार्य करेगा जैसे एक अपसारी लेंस कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया हमसे। एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 सेंटीमीटर है, वो भी ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी विल बी राइट आंसर सही है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इसे सिंपल सॉल्व कीजिएगा तो 12 सेंटीमीटर निकलेगा। कितना? 12 सेंटीमीटर। वीडियो को यार पॉज कीजिए, खुद से बनाइए और बताइए कि मैं जो बता रहा हूँ गलत है सही है। सही है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। पहले आप बताइए, फिर हमारे इस वीडियो को देखिए। हम जो आंसर दे रहे हैं उसे देखने से पहले आप खुद आंसर दीजिए। क्या पूछा है? एक लेंस म्यू बराबर 1.5 की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी होगी। उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो अनंत हो जाएगी। कितनी होगी? अनंत। अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक उभयतल लेंस की पदार्थ का क्वथनांक 1.5 है। इस फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि उसके प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या कितनी हो? 20 सेंटीमीटर। ये भी एक नोमेरिकल है, इसे भी सोल्व कीजिएगा तो 20 सेंटीमीटर निकलेगा। 20 है, 20 सेंटीमीटर निकलेगा। सोल्व करके देख लीजिए, नहीं विश्वास हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लेंस के दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या आर है, ठीक है। दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या आर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे कितना? सिर्फ नोमेरिकल प्लस माइनस आर, ना कि सिर्फ आर, प्लस माइनस आर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि शीशे का एक द्विउत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक μ1 एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है, μ2 है में μ2 में डाल दिया जाता है। अब यदि प्रकाश की समांतर किरणें लेंस से अपसृत होकर निकले तो क्या होगा? सिंपल सा, जो μ1 होगा वो μ2 से छोटा यानी μ2 बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन न्यूमेरिकल यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक कितना है? 1.5। इस लेंस को यदि पानी में क्या किया जाए? डाल दिया जाए तो किसके समान व्यवहार करेगा? पानी में डालेंगे जिसका अपवर्तनांक कितना है? 1.5। तो वो किसके समान व्यवहार करेगा? तो जैसे ही मैंने आपको बताया था अपसारी लेन, अभी उसमें अपसारी था लेकिन इसमें अभिसारी हो जाएगा। उसे पानी में नहीं डाला था, इसे हम क्या करते हैं? पानी में डाल देते हैं। तो सिंपल सा अभिसारी लेंस के जैसा व्यवहार करेगा। किसके? अभिसारी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक उत्तल लेंस है, ठीक है। उसको क्या करते हैं? पानी में डुबाया जाता है। फिर भी यहाँ पे उत्तल लेंस को पानी में डुबाते हैं, ऊपर भी उत्तल लेंस को ही डुबाया था। तो इसकी क्षमता यानी कि क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगी? वो सिंपल सा घट जाएगी। एक लेंस जिसका अपवर्तनांक कितना है?
1.5 और 1.3 है, तो उसको पानी में डालेंगे तो वो किसका हो, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, सिंपल सा घट जाएगी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे हमसे पूछा गया म्यू1 अपर्तांक वाले पदार्थ से बना एक द्विउत्तल लेंस म्यू2 अपर्तांक वाले माध्यम में रखा गया है। तो लेंस है, फिर से म्यू1 अपर्तांक वाले पदार्थ से बना एक द्विउत्तल लेंस म्यू2 अपर्तांक वाले माध्यम में रखा गया है। तो लेंस कौन सा हो जाएगा, वो लेंस हो जाएगा अपसारी, यदि और केवल यदि म्यू1 क्या हो, म्यू2 से बराबर हो, मतलब बड़ा हो, तब होगा अपसारी लेंस होगा। कौन सा होगा, अपसारी। और कंडीशन ही साथ ही यदि केवल म्यू1 जो होगा म्यू2 से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बैठते हैं, और 10 नंबर, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में क्या किया है, डुबाया जाता है। वहाँ पे तो पानी में डुबाते थे, लेकिन देखो अब उत्तल लेंस को कहाँ डुबाते हैं, एक द्रव में डुबाते हैं। तो जिसका अपर्तांक लेंस के पदार्थ के अपर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। उसे तो पानी में हमने डुबवाया था, तो वो सिंपल सा क्या हो गया था, क्षमता घट गया था। इसे हम क्या करते हैं, एक द्रव में डुबाते हैं, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, यहाँ पे फोकस दूरी पूछा गया। फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, और क्या, पानी में डुबा के देखिएगा फोकस दूरी उसका अनंत हो जाएगा, प्रैक्टिकल करिए ना, और क्या। सी इसका क्या होगा, बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये है कि जब किसी उत्तल लेंस जिसका क्या है, अपर्तनांक 1.5 है, फोकस दूरी f है, को पानी में क्या करते हैं, सिंपल सा डुबाते हैं, तब उसकी फोकस दूरी, इसे भी क्या करते हैं हम, सिंपल सा पानी में डुबाते हैं, तब इसकी फोकस दूरी पूछा गया है, क्या हो जाएगा। तो वो सिंपल सा क्या हो जाएगी, फोकस दूरी f से बड़ी हो जाएगी, और क्या, f से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फोकस दूरी f है, तो f से बड़ी, यानी कि फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और क्या, f से बड़ी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जब श्वेत प्रकाश की किरणें लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन होता है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें को लेंस में प्रवेश करते हैं तो किसमें परिवर्तन होगा, तो वो सिंपल सा वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों में ही परिवर्तन हो जाएगा। याद रखिएगा क्या है कि जब श्वेत प्रकाश की किरणें को लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन होता है, वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों में परिवर्तन हो जाता है जब प्रकाश की किरणों को प्रकाश की किरणें लेंस में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि F1 F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। यह संयोजन एक दूसरे पतले लेंस जैसा व्यवहार करेगा, जिसकी फोकस दूरी होगी, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बी नंबर इसका क्या होगा, सही आंसर। F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2, F1 F2 को एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, भागा F, दोनों को जोड़ के दे दीजिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं तो संयोग की गई क्षमता होगी। दो डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में क्या गए रखे गए हैं तो संयोग की गई क्षमता होगी, कितनी होगी उसकी क्षमता, -1.5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी क्या विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे पूछा गया है कि एफ फोकस दूरी के उत्तल लेंस की किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु और पर्दे के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। फिर से, एफ फोकस दूरी के उत्तल लेंस से कितनी किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि बताना है आपको कि एफ फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, उसको कितनी दूरी पर रखें ताकि पर्दे के बीच कम से कम मतलब बन जाए प्रतिबिंब। कहाँ बन जाए कि पर्दे के नज़दीक लमसम में वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे के लमसम में नज़दीक बन जाए, कितनी दूरी पर रखेंगे, तो वो कितनी दूरी पे हम रखेंगे, सिंपल सा वो 4F दूरी पर रखेंगे। कितना, 4F दूरी पे। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या पूछा गया है हमसे। ये पूछा है कि 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता बताना है, वो भी डायोप्टर में। तो कितना हो जाएगा, इसे आपको क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। तो आप इतना टाइम है नहीं, तो 2.5 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5, क्योंकि अगर आप हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करने लगूँ तो 576 क्वेश्चन क्या है, हम तो 10 ही क्वेश्चन पे अटक जाऊंगा ना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आप सॉल्व कीजिए, आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको सॉल्व किया हुआ आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, और क्या। और 17 में है कि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगी। फिर से, कि एक समान फोकस एफ के दो अभिसारी लेंस है, इसको क्या करते हैं, सिंपल सा एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं,
तब उसका फोकस दूरी क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। क्या होगा? f/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? f/2। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है, दो उत्तल लेंस है एक दूसरे के संपर्क में, सही है, तो उसका समतुल्य लेंस होगा। समतुल्य लेंस क्या होगा? उत्तल हो जाएगा। और क्या, दो उत्तल लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे तो उसका समतुल्य लेंस भी उत्तल ही हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि दो लेंस जिनकी क्षमता कितना है -15 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी? तो वो फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। और 20 नंबर क्वेश्चन को देखें कि लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को मूल मुख्य अक्ष पर रखा जाए तब। यानी कि लेंस को क्या करेंगे, लेंस के कितने प्रतिबिंब संभव है जब क्या करेंगे, वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखेंगे। तो सिंपल सा देख सकते हैं कि ये हमारा उत्तल है, दर्पण है, और यहाँ पे इस लेंस है। लेंस में आपको सिंपल सा क्या किया है, मुख्य अक्ष पे रख दिया गया है वस्तु को, मुख्य अक्ष पे सिंपल सा वस्तु को रख दिए हैं, तब हमें कितना बनेगा? तो सिंपल सा, हाँ, इसे आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा तो 3 बनेगा। कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं, ठीक है। तो इस संयोजन की फोकस दूरी लगभग किनके बराबर होगी? 20 सेंटीमीटर के लगभग बराबर हो जाएगी। इसे सॉल्व कीजिएगा। 20 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रकाश की एक किरणें कांच का अपवर्तनांक कितना है? म्यू बराबर √3। गोलीय सतह पर 60 डिग्री के कोण पर क्या है? आपतित है। इस सतह पर परावर्तित और अपवर्तित होने वाली किरणों के बीच का कोण बताना है कि कितना हो जाएगा? वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है कि हवा में स्थित कांच के अपवर्तन मतलब अवतल गोलीय सतह से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फिर से कि एक हवा में स्थित कांच है जिनको अवतल गोलीय सतह से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु को कहाँ रखना होगा, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो हम वस्तु को रखेंगे अपवर्तक सतह की वक्रता त्रिज्या से 3 गुनी दूरी से मतलब दूर रखेंगे, अधिक दूर रखेंगे। फिर से अपवर्तक सतह जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या से हम 3 गुनी दूरी से भी क्या रखेंगे? अधिक दूरी पर रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक किसको नहीं पता होगा? डायप्टर होता है। किसको नहीं पता होगा? डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा डायप्टर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ में और नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो विल बी सब्सक्राइब नाउ। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया हमसे। पूछा हमसे ये गया है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक और क्या होता है? सीधा होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वास्तविक होगा तो क्या होगा? उल्टा काल्पनिक है। और ये कट गया, फिर से कहाँ भाग गया? आ जाओ वापस। और आ गया। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है कि दो सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी। दो समान संयोजन जो होता है उसकी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पूछा गया है कि कितना होगा। तो कितना होगा? ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि -v0/u0 बट्टा मतलब 1+d/f होता है। v/u इंटू 1+d/f होता है। यहाँ पे शून्य लगा दीजिए, माइनस में कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी नंबर क्या होगा? बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच अधिकतम दूरी होगी। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच अधिकतम दूरी कितनी होगी? तो वो हो जाएगी नेत्रिका और अभिदृश्यक की फोकस दूरियों के योगों से अधिक। नेत्रिका और अभिदृश्यक की फोकस दूरियों के योग से क्या होगी? अधिक हो जाएगी। कब? जब हम क्या करेंगे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदर्शक के बीच अधिकतम दूरी होगी तब। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ये भी दूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन
क्षमता नली की लंबाई, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता की नली की जो लंबाई होती है वह बढ़ने पर सीधे रूप में बढ़ती है। बढ़ते पर सीधे रूप में क्या होती है? बढ़ती है। बढ़ने पर सीधे रूप में बढ़ती है और क्या? बढ़े बढ़े। ऑप्शन दूसरा डी हो जाएगा इसका। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में केवल अभिदृश्यक द्वारा किसी वस्तु से बना प्रतिबिंब, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसमें अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? बना प्रतिबिंब क्या होगा? वो होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा और साथ ही आवर्धित होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता, माइक्रोस्कोप की नली को हम क्या करेंगे? सिंपल सा बढ़ाएंगे तब आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो वो बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और उल्टा होता है। काल्पनिक और उल्टा होता है। आज तक हमने क्या सुना था? वास्तविक और उल्टा, लेकिन यहाँ पे काल्पनिक भी उल्टा संभव हो सकता है जब खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब बनता है तब। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए होना आवश्यक है, खगोलीय दूरदर्शक के लिए वस्तु लेंस के लिए होना आवश्यक है जब क्या? बड़ा फोकस की लंबाई, बड़ी फोकस की लंबाई होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खगोलीय दूरदर्शक में अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच महत्तम दूरी होती है, खगोलीय दूरदर्शक में अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच महत्तम दूरी होती है अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियों के योग के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, और 10 में पूछा गया है हमसे कि खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ाने पर और नेत्रिका की फोकस दूरी घटाने पर। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी खगोलीय दूरदर्शक में लेंसों की क्षमता 0.5 डायोप्टर एवं 20 डायोप्टर है, उसकी आवर्धन क्षमता। एक किसी खगोलीय दूरदर्शक है जिसमें लेंस की क्षमता 0.5 डायोप्टर एवं 20 डायोप्टर है, तो उसका आवर्धन क्षमता डायरेक्टिव पूछा गया। तो आवर्धन क्षमता का डायरेक्टिव फॉर्मूला लगाइएगा तो 40 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 40 विल बी राइट आंसर। 40 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 12 नंबर में कि यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां कम से कम 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो तो दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होगी, दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता कितनी होगी? तो वह 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है? विल बी राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? तो सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई जो होती है, दोनों को ऐड कर दीजिए, FO प्लस FE होता है। कितना होता है? FO प्लस FE। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल ये राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और यहाँ पे पूछा गया किसी दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता 20 है और उसकी वस्तु लेंस और नेत्र के बीच की दूरी सामान्य दृष्टि के लिए 4 सेंटीमीटर, वस्तु लेंस और नेत्र की फोकस दूरियां क्रमशः होगी। ये यानी कि नेत्र की लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः आपको बताना है कि कितना हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपको 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी कि आपको 20 सेंटीमीटर वस्तु लेंस हो जाएगा और मतलब वस्तु लेंस की नेत्र लेंस की फोकस दूरियां और 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? बी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि आपसे पूछा यह गया है कि एक खगोलीय दूरदर्शक में 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक और 5 सेंटीमीटर की दूरी का नेत्रिका है। इससे बहुत दूर स्थित एक वस्तु को इस प्रकार देखा जाता है कि किरणें नेत्रिका से अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती है। यदि अभिदृश्यक पर वस्तु द्वारा बना कोण 2 डिग्री हो तो प्रतिबिंब का कोणीय चौड़ाई क्या होगा? वो होगा 24 डिग्री। कितना हो जाएगा? 24 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसके ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि परावर्तक परावर्तक दूरदर्शक का अभिदृश्यक है, परावर्तक दूरदर्शक का अभिदृश्यक है वो अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक वाला,
अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक वाला क्या होते हैं? परावर्तक, दूरदर्शक का अभिदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परावर्तक दूरदर्शक की नेत्रिका, परावर्तक दूरदर्शक की नेत्रिका क्या हो जाएगा? कम से कम दूरी और छोटा द्वारक होना चाहिए। परावर्तक दूरदर्शक नेत्रिका में क्या होना चाहिए? कम से कम फोकस, कम से कम दूरी, कम से कम उसका क्या होना चाहिए? फोकस दूरी और छोटा द्वारक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णक विपथन, वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है। वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता। किनमें नहीं पाया जाता है वर्ण विपथन का दोष? ये सिंपल सा पूछा गया है। तो वह परावर्तक दूरदर्शक में, परावर्तक दूरदर्शक में वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक दूरदर्शक के अभिदर्शक की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर गुना आवर्धन है। 20 गुना आवर्धन है। फिर से एक दूरदर्शक के अभिदर्शक की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर एवं 20 गुना आवर्धन है। क्या है? 20 गुना आवर्धन है। तो प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी होनी चाहिए। यानी कि आपको एक दूरदर्शक के अभिदर्शक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो आपको 20 गुना आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी होगी? सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन को समझिए और इसे सॉल्व कीजिए, तक 3 सेंटीमीटर निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे पूछा गया कि 4 डायप्टर क्षमता की अभिसारी लेंस का एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किए जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? 4 डायप्टर क्षमता वाला एक अभिसारी लेंस है, उसको सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाए तो उसका आवर्धन क्षमता क्या होगा? सिंपल सा ये पूछा गया। तो उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? सी विल बी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 21 में क्या पूछा गया कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, ये तो बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। ये 10th में भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन में यानी कि पूछा गया था और 12th में भी हो सकता है पूछ ले। तो इसका क्या होगा? वास्तविक का उल्टा। किसी मानव के शरीर के आंख पर कैसा कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक का उल्टा ही ना बनता है। कि एक आवर्धन कांच को 1 इंच की दूरी पर स्थित है वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि एम आवर्धन क्षमता 5 करनी हो तो आवर्धन कांच की फोकस दूरी होनी चाहिए। फिर से कि एक आवर्धन कांच जिसकी 1 इंच की दूरी पर स्थित है, ठीक है, अगर 5 करनी हो यानी कि 1 इंच की दूरी पे है और 5 इंच को करनी हो तो आवर्धन कांच की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? ये पूछा है। 1 इंच की दूरी पे है, उसको 5 करना है, कितना करना है? 5 इंच की दूरी पर करना है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? ये सिंपल सा पूछा गया है। तो वह सिंपल सा कितना होना चाहिए? 0.2 इंच का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको दिया है कि विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृश्य दोष होता है उसे कहते हैं। यानी कि आपको कॉर्निया की वक्रता से कौन सा दोष उत्पन्न होगा, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो कॉर्निया अगर आपका खराब हो जाएगा तो अबिंदुकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबिंदुकता हो जाएगा। कॉर्निया खराब हुआ, अबिंदुकता हुआ, याद रखिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। यानी कि सिंपल से आपको बताना है कि अवतल लेंस का व्यवहार कौन से दृष्टि के लिए किया जाता है, कौन सा दोष के लिए किया जाता है? निकट के लिए, दूर के लिए, जरा के लिए, किसके लिए? अवतल। सिंपल से यहाँ पे आप एक ट्रिक जान सकते हैं। कितना है? अव, देख सकते हैं ट्रिक मैं आपको बताता हूँ फिर से। क्या लिखा है? अवतल। अवतल है, कितने हैं? 1 2 3 4, 4 अक्षर है। तो 4 अक्षर है तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? 3 वाला होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 वाला। अवतल है तो निकट में कितना होता है? 3 होता है, तो नी कट। 4 है तो 3 वाला आंसर हुआ, हुआ ना? 4 है तो कितना हुआ? 3 वाला आंसर हुआ। और यहीं पर रहता अवतल हो गया, उत्तल होता उत्तल। उत्तल में कितना है? 3 है। 3 है तो 3 है तो कितना होना चाहिए? 3 है तो सिंपल सा 2 वाला होना चाहिए। दूर दूर।
तो दू है तो 3 हुआ, 3 है तो 4 हुआ। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, अवतल, अवतल में 4 है तो 4 4 अवतल में कितना है, 4 है। तो 3 वाला ढूंढिए ना, 3 वाला किस में, निकट, और निकट में आता है 3। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नोट कन्फ्यूजन, याद रहे या ना रहे, ट्रिक से निकालिए, ऑप्शन ए सही आंसर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकता है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति जो है वह साफ साफ देख सकता है निकट की वस्तु को। सिंपल सा, जो दोष है होगा जिस व्यक्ति को उसी को साफ साफ देखेगा, नॉट कंफ्यूजन, याद रखिएगा। इसका 26 में, निकट दृष्टि वाले आंख स्पष्ट दृष्टि के लिए व्यवहार करती है। यानी कि आपको यहाँ पर निकट दृष्टि दोष में हम किस प्रकार के लेंस का व्यवहार करते हैं यही पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, निकट, निकट में कितने, 3, निकट में कितने, तो निकट में 3, तो कितना वाला होना चाहिए, 3 है तो 4 वाला होना चाहिए। 4 किस में, अवतल, 4 है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी, 3 है तो 4 वाला ऑप्शन सही होगा। अगर 4 है तो 3 वाला ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 1 मीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है। ठीक है, 1 मीटर से कम दूरी पर स्थित रहेगा कोई भी वस्तु तो उसे साफ साफ नहीं देखेगा। 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए उसे वैसा लेंस लगाना चाहिए जिनकी क्षमता कितनी होनी चाहिए, उनकी क्षमता 3 डायोप्टर की होनी चाहिए। क्योंकि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को नहीं देखता है, तो सिंपल 3 डायोप्टर की क्षमता को लगा देगा तो वो 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को दूरी को साफ साफ देख सकता है। 3 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से मुक्त एक मनुष्य एक ऐसे लेंस का व्यवहार करता है जिनकी क्षमता कितनी है, -2 डायोप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों चारों है। उस मनुष्य के लिए दूर बिंदु की दूरी होगी। फिर से, निकट दृष्टि दोष से युक्त एक मनुष्य एक ऐसे लेंस का व्यवहार करता है जिनकी क्षमता कितनी है, -2 डायोप्टर है। तो उस मनुष्य के लिए दूर बिंदु की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये पूछा गया। तो सिंपल सा, -2 डायोप्टर का है तो 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना है, 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। ये पूछा गया कि सामान्य आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। सामान्य आंख के लिए किसको नहीं पता होगा, 25 सेंटीमीटर। 10वीं क्लास 10th में पढ़े थे और अभी भी पढ़ रहे हैं और आगे भी कंपटीशन में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। एक मनुष्य अपने चश्मे के लेंस को फ्रेम में घुमाता है और पता है कि समंजन गड़बड़ा गया है, तो उससे पता चलता है कि किस प्रकार का दृष्टि दोष है। यानी कि एक व्यक्ति क्या करता है, सिंपल सा लेंस के फ्रेम को क्या करता है, सिंपल सा घुमाता है और उसका समंजन क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। तो उस व्यक्ति को किस प्रकार का दृष्टि दोष है ये सिंपल सा बताना है। तो वो सिंपल सा, अगर समंजन क्षमता क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए, समंजन क्षमता क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो उसे एस्टिग्मेजिक एस्ट सिंपल सा एस्टिग्मेटिज्म इसको दोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्टिग्मेटिज्म। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर है, हिंदी में लिखा हुआ है ना। और 31 नंबर में देखें कि एक दीर्घ वाले व्यक्ति को आवश्यक होता है। दीर्घ माने क्या होता है, दूर ही होता है। दूर दिया है 3 वाला ऑप्शन ए में दिया है, दूर दिया है तो 3 वाला ऑप्शन ए में दिया है। 31 का क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर। दूर दृष्टि के लिए हम लोग प्रयुक्त करते हैं उत्तल लेंस का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है जिससे दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती है, तब उस व्यक्ति को किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है जिससे दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणों का रेटिना पहले ही फोकस पर बन जाती है, तब उस व्यक्ति को किस प्रकार का निकट दोष हो जाता है। याद रखिएगा, रेटिना पर पहले ही बन जाए दोष, रेटिना पर पहले ही प्रतिबिंब अगर बनना स्टार्ट कर देना तो उस व्यक्ति को सिंपल सा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। इसका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक आवर्धन कांच की क्षमता 12 डायोप्टर है, इसकी आवर्धन क्षमता होगी। एक आवर्धन कांच की क्षमता कितनी है, 12 डायोप्टर है, तो उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी, ये सिंपल सा पूछा गया। तो इसकी आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में हमसे क्या पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है।
क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रकाश की किरणें विचलित नहीं होती है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि प्रकाश की किरणें विचलित कब नहीं होती है। तो समतल दर्पण से लंबवत होने पर होती है, समतल दर्पण से तिरछी परावर्तित होने पर तब भी हो जाती है, प्रिज्म से होकर तब भी हो जाती है। और यहाँ पे पूछा गया है यह है आयताकार पट्टिका की समांतर सतहों पर आपतित होकर निकलने पर नहीं, तब क्या होती है, प्रकाश विचलित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया कि प्रकाश की किरणें विचलित नहीं होती है तब जबकि आयताकार पट्टिका के समांतर सतहों पर आपतित होकर निकले तब क्या होती है, प्रकाश विचलित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होगा, विचलित अवयव कौन सा होगा, ये आपको पूछा गया। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होगा, श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव पूछा गया है, तो वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, लाल। ऑप्शन नंबर ए। विचलित पूछा है तो विचलित होगा तो लाल, तरंगधारी लाल। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। पूछा क्या गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब माध्यम क्या हो, माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तब संभव होता है जब माध्यम क्या हो, द सिंपल सा कोई पारदर्शी माध्यम होता है, कोई पारदर्शी माध्यम होता है। जब माध्यम कब संभव है, जब कोई पारदर्शी माध्यम उपलब्ध हो तभी होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आपको पूछा है कि जब प्रकाश की एक किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब हमेशा होता है, जब प्रकाश की एक किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब हमेशा क्या होता है, तो आधार की ओर किरण का कोणीय विचलन, आधार की ओर क्या होता है, किरण का कोणीय विचलन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी क्या है, राइट आंसर है। जब प्रकाश की एक किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो हमेशा होता है आधार की ओर किरण का कोणीय विचलन होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये छोटा ही क्वेश्चन, इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है। पूछा यह गया है कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन जिस अवयव का होता है वो, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सबसे अधिक विचलन पूछा गया है। विचलन जब भी बात करें सबसे अधिक तो बैगनी का होगा, किसका होगा, बैगनी का। तरंगधारी पूछ दे तो लाल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश के रंग का कारण क्या है, इसका तरंगदैर्घ्य, इसका तरंगदैर्घ्य क्या है, इसी प्रकाश के रंग का कारण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिक कब होता है, जब नीले रंग के प्रकाश के लिए होता है, नीले रंग के प्रकाश के लिए क्या होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है, कब न्यूनतम होता है, जब बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए क्या होता है, कांच से हवा में जाती प्रकाश की किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है बैगनी रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगधारी के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तरंगधारी को क्या करेंगे, सिंपल सा बढ़ा देंगे तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, घटेगा। और क्या, तरंगधारी बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, तरंगधारी बढ़ेगा अपवर्तनांक घटेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं ध्यान से। क्या पूछा गया कि छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होगा, छोटे अपवर्तनांक के म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कितना होगा, तो वह सिंपल सा म्यू माइनस वन इंटू ए, यानी कि ए इंटू म्यू माइनस वन भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या विल बी राइट आंसर है। इसका चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगधारी के समानुपाती होता है, प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगधारी के समानुपाती होता है, किन के समानुपाती होता है, वह सिंपल सा 1/लेम्बड़ा लेम्बड़ा के पावर 4 के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 13 नंबर का है।
इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो है, इंद्रधनुष का निर्माण कौन से कारण से होता है? वर्ण विक्षेपण की क्षमता के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। वर्ण विक्षेपण की क्षमता के कारण किसका निर्माण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया? प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षों वर्षा की बूंदे में। क्या बोलता है कि इंद्रधनुष का निर्माण जब होता है, जब क्या होना चाहिए? प्रकाश की बूंद में 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार आंतरिक परावर्तन होगा, तब हमें इंद्रधनुष का निर्माण होगा। 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार आंतरिक परावर्तन होगा, तब हमें क्या होगा? इंद्रधनुष की प्राप्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी क्या है? बिल्कुल ही सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। और ये आपको दिखाई दे रहा है कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि उसकी चाल क्या होती है? सभी रंगों के प्रकाश से अधिक होती है। फिर से क्वेश्चन पढ़ेगा कि स्पेक्ट्रम में जो है लाल रंग के प्रकाश का जो विचलन होता है सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि सभी रंगों के प्रकाश से अधिक होता है। सभी रंगों के प्रकाश से क्या होता है? उसका विचलन अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट है इस चैप्टर का। किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होता है। एक वर्णीय प्रकाश किसी प्रिज्म पर क्या हो? सिंपल सा आपतित हो, तो कौन सी घटना होगी? तो वो सिंपल सा घटना हो जाएगी विचलन की। कौन सी घटना होगी? विचलन की। एक वर्णीय प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो विचलन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में हमें क्या पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपन से उत्पन्न होती है? प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपन से उत्पन्न होती है? तो इत्थर के कणों के कंपन से क्या होती है? प्रकाश उत्पन्न होती है। ए नंबर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक है। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक क्या है? तो वो है आवृत्ति। क्या है? प्रकाश के निर्णायक कौन है? आवृत्ति है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है? प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है? तो वो सिंपल सा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। यदि प्रकाश स्रोत एक बारीक रेखा छिद्र हो, प्रकाश स्रोत एक बारीक रेखा छिद्र हो तो उससे परिमित दूरी पर उत्पन्न होंगे। उससे परिमित दूरी पर उत्पन्न क्या होंगे? तो बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया है प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग मानने से निम्नलिखित में से कौन सी घटना हो सकती है? कौन सी घटना की व्याख्या नहीं की जा सकती? तो कौन सी घटना की व्याख्या नहीं की जा सकती जब क्या करें? अनुदैर्ध्य तरंग को प्रकाश तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग मानने लगेंगे तो कौन सी घटना की व्याख्या नहीं की जा सकती है? तो वो सिंपल सा ध्रुवण की घटना को हम नहीं बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते 6 नंबर कि अज्ञात आकार वाले एक सुदूर सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र होगा लगभग क्या होगा? अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से निकलने वाले प्रकाश का तरंगाग्र लगभग के क्या होगा? तो लगभग समतल हो जाएगा। लगभग कितने होंगे? लगभग समतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ए नंबर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम। प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता क्या है? 1/r² सामान्य होता है। वो किनके सामान्य हो जाता है? वो हो जाता है बिंदु स्रोतों के लिए। किनके समान? बिंदु स्रोतों के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो निम्नलिखित में से कौन नहीं बदलता? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम क्या करे? सिंपल सा गमन करेगा तो कौन नहीं बदलेगा? ये पूछा गया है। तो इसका जो आवृत्ति होता है वो सिंपल सा आवृत्ति नहीं बदलता है, वही रह जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश तरंग हवा से कांच में गमन करती है, हवा से क्या हो? सिंपल सा कांच में प्रवेश करती है तो उनका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सिंपल सा घट जाता है। उनका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर एक है बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसका चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर में रुकना नहीं है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। यहाँ पे क्या पूछा गया है
कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर दे। एक वर्ण प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी क्या हो। एक वर्ण प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं तब उनकी क्या होना चाहिए, तब उनकी क्या होना चाहिए। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, तीव्रताएं समान, कलाएं समान, आयाम समान। नहीं, कोई भी चीज़ समान नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी, डी हो जाएगा सही आंसर। क्या डी नंबर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया दो प्रकाश स्रोत कला संबंध है यदि ये जो तरंग उत्पन्न करते हैं वे हैं, दो प्रकाश क्या है, कला संबंध है। तो वो कौन है जो क्या करते हैं, तरंग को उत्पन्न करते हैं, वे हैं। तो वे कौन है, तो निश्चित कलांतर, निश्चित कलांतर क्या करते हैं, तरंग को उत्पन्न करते हैं, जो क्या है, कला संबंध है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को देखें, थोड़ा जूम करता हूँ और 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा कि दो स्रोतों को कला संबंध तब कहा जाता है जब उनके क्या हो, कलांतर नियत हो। कलांतर नियत होगा तब हम कहेंगे दो स्रोतों को कला संबंध। ऑप्शन नंबर बी क्या सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तरंग व्यतिकरण में, तरंग व्यतिकरण में क्या होता है, तरंग व्यतिकरण में जो होता है आपको, वो छोटा हो जा, तरंग व्यतिकरण में होता है, तो तरंग व्यतिकरण में जब क्या होता है, ऊर्जा का न तो लाभ होता है और न ही क्षय होता है, केवल ऊर्जा का पूर्ण वितरण होता है, पूर्ण वितरण होता है। ऊर्जा का क्या होगा, ना तो लाभ ना ही क्षय, बल्कि क्या होगा, ऊर्जा का केवल पूर्ण वितरण होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, प्रकाश का व्यतिकरण कब संभव है, जब केवल एक ही मूल स्रोत से प्राप्त समान तरंगदैर्घ्य के दो तरंगाग्र हो। क्या हो, प्रकाश का व्यतिकरण संभव कब है, जब एक ही मूल स्रोत से प्राप्त समान तरंगदैर्घ्य के दो तरंग द्वारा हो, तभी संभव है। ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। पूछा गया है कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में यदि दो छिद्रों के समान दो भिन्न से सोडियम पेपर वेपर लैंप रखे जाएं तो व्यतिकरण फ्रिंज की, यंग के व्यतिकरण प्रयोग में दो छिद्र के समान दो विभिन्न सोडियम पेपर लैंप रखे जाएं तो व्यतिकरण फ्रिंज की क्या होगी, प्राप्ति होगी। और क्या होगी, व्यतिकरण फ्रिंज की क्या होगी, प्राप्ति होगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए तो क्या पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगदैर्घ्य के बीच का पथांतर का मान यहाँ पे नहीं होता है। फिर से देखिएगा कि यंग के द्विस्टिल प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले तरंगाग्र के बीच पथांतर का मान नहीं होता है, तो वो 2n+1 और λ/2 हो जाता है, नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये होता है, ये होता है, ये होता है, बट अभी पढ़े होंगे एन लेमडा पढ़े होंगे, कलांतर पथांतर ये भी पढ़े होंगे, ये पढ़े, लेकिन ये नहीं पढ़े होंगे, तो इसका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में पूछा गया यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दुगुना कर दिया जाए, यंग के प्रयोग में प्रकाश को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, तो फ्रिंज की चौड़ाई दोगुनी हो जाएगी। क्या होगी, यदि यंग के प्रयोग में सिंपल तरंगाग्र को दोगुना करेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई भी दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में है, प्रकाश के सपोषी, प्रकाश के संपोषी व्यतिकरण में किसी बिंदु पर एक प्रकाश तरंगदैर्घ्य की कला में अंतर होना चाहिए। फिर से कि प्रकाश के संपोषी व्यतिकरण में किसी बिंदु पर प्रकाश तरंगदैर्घ्य की कला में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। तो वो सिंपल सा λ/2 का समगुणज का, किसके, λ/2 का समगुणज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होना चाहिए। विनाशकारी व्यतिकरण के लिए जो है पथांतर किसके इक्वल होना चाहिए, तो 2n+1 × λ/2 के, 2n+1 1 × λ/2 के
क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर n+1 इंटू λ/2 के। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिंज की चौड़ाई दूरी है, फ्रिंज की चौड़ाई की दूरी है किन्हीं दो क्रमती किन्हीं दो क्रमवर्ती काली या चमकीली फ्रिंजों के बीच। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच का कलांतर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो वो सिंपल था, शून्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच का कलांतर शून्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए, शून्य। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, स्रोत और पर्दे के बीच को क्या क्या दूरी को बढ़ा दिया जाए, तब फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। जब उसको स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है, तो वो कितनी होती है, तरंगधारी के समानुपाती। फिर से क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो कला संबंध स्रोत के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है, तरंगधारी के समानुपाती होती है। किसके, तरंगधारी के समानुपाती। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है, तो वो सिंपल सा व्यतिकरण है। पतले फिल्म का रंग का कारण क्या है, व्यतिकरण ही है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा क्या गया है, यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा दो कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी डी तथा पर्दा एवं स्रोतों के बीच की दूरी डी, तो व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई निम्नलिखित में संबंध से दी गई है, संबंध से दी जाती है, तो वह सिंपल सा लैम्ब्डा बाय डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर, सी नंबर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यंग के व्यतिकरण प्रयोग में कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी 1 mm है और इनसे प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई 5 mm है और 20 mm की चौड़ाई की फ्रिंजों को प्राप्त करने के लिए स्रोतों के बीच की दूरी होनी चाहिए। 20 mm की हमको चौड़ाई को प्राप्त करना है, तो हमें बीच की दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बीच की दूरी, तो लमसम में 0.2 mm होना चाहिए। कितना, 0.25 mm। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तो हमसे पूछा यह गया है कि 0.01 गुने 10⁻² मीटर से विलग दो कला संबंध स्रोतों से 0.6 गुने 10⁻² मीटर चौड़ाई फ्रिंजो स्रोत से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर प्राप्त होती है। व्यवहार किए गए एक प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होगा, तो वो कितना होगा, 6 गुने 10⁻⁻7 मीटर के। ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही आंसर है। इसका चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में और यहाँ पे पूछा गया है कि जब 400 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का व्यवहार किया जाता है, तब 1 mm चौड़ाई की फ्रिंजो स्रोत से 1 mm की दूरी पर रखे पर्दे पर प्राप्त होती है। दो कला संबंध स्रोतों के बीच विलग होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो 0.4 mm का, 0.5 mm का विलग होना चाहिए। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन को देखें तो व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9.4 रेशियो के अनुपात में है। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा। व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 के अनुपात में है, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात कितना होगा, तो वो सिंपल सा 25:1 के अनुपात में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में 600 एंगस्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अल्पतमांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य होगा, इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य कितना होगा, लमसम में 4000 एंगस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए तरंग का पथांतर होना चाहिए। संपोषी व्यतिकरण, फिर से संपोषी व्यतिकरण के लिए तरंग का पथांतर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो लैम्ब्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। संपोषी व्यतिकरण के लिए पूछे तो लैम्ब्डा का पूर्ण गुणज, और विनाशी व्यतिकरण पूछे तो λ/2 का विषम गुणज। अब ये हो जाता, तो यहाँ पे संपोषी के लिए पूछा गया तो लैम्ब्डा का पूर्ण गुणज। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि
निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्णक प्रकाश का स्रोत है? उत्तम एक वर्णक प्रकाश लेसर होता है। लेसर क्या होता है? एक वर्णक प्रकाश लेसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यंग के द्विछिद्र प्रयोग में लिस्टर की चौड़ाई 1 mm तथा लिस्टर से पर्दे की दूरी 1 mm है तथा तरंग दायरा 600 एंगस्ट्रॉन है तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी। फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी? तो 0.6 mm की होनी चाहिए। 0.6 mm। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखें तो जब पानी की सतह पर तेल की एक बूंद फैला दी जाती है तब सूर्य के प्रकाश में दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण यह है, फिर से देखें इस क्वेश्चन को, थोड़ा छोटा करते हैं और ये देखते हैं कि जब पानी की सतह पर तेल की एक बूंद फैला दी जाती है तब सूर्य के प्रकाश में अनेकों सुंदर वर्ण दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? इसका कारण जो हो जाएगा व्यतिकरण हो जाएगा। इसका कारण क्या हो जाएगा? ना तो ध्रुवन ना परावर्तन, व्यतिकरण हो जाएगा। इसका कारण क्या है? व्यतिकरण है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यंग के दो रेखा छिद्र वाले प्रयोग में दोनों रेखा छिद्र की चौड़ाई समान है और प्रकाश स्रोत इन रेखा छिद्रों के सापेक्ष सममित रूप से रखा गया है तो केंद्रीय फ्रिंज पर तीव्रता क्या है? आई शून्य है। यदि एक रेखा छिद्र को बंद कर दिया जाए तब इस बिंदु पर तीव्रता होगी। तो कितनी होनी चाहिए? 1/4। ऑप्शन नंबर आई शून्य बाई 4। ऑप्शन नंबर सी क्या है? विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पे पूछा गया यदि यंग के दो रेखा छिद्र वाले प्रयोग में व्यवहत प्रकाश स्रोत को लाल से बदलकर बैंगनी कर दिया जाए तो क्या होगा? निस क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्रमागत फ्रिंज एक दूसरे के निकट आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? क्रमागत फ्रिंज जो है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समीप आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यंग के दो रेखा छिद्र वाले प्रयोग में एक रेखा छिद्र के समान टी मोटाई तथा म्यू अपवर्तनांक से बने एक प्लेट को रख दिया जाता है। फ्रिंज पैटर्न के केंद्र पर प्रकाश की तीव्रता शून्य हो इसके लिए प्लेट की न्यूनतम मोटाई होनी चाहिए लमसम में लेमड़ा बाय 2 μ-1 के। ऑप्शन नंबर डी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी तरंग का कलांतर 5 पथांतर डेल्टा एक्स से संबंध है। किसी तरंग का कलांतर 5 पथांतर डेल्टा एक्स से संबंध है तो वो है लेमड़ा बाय 2π5। ऑप्शन नंबर सी। लेमड़ा बाय 2π5। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 30 नंबर में कि यंग के दो रेखा छिद्र वाले प्रयोग में महत्तम तीव्रता आई 0 है। प्रयोग में जिस एक वर्णक प्रकाश का उपयोग किया जाता है उस तरंगदैर्घ्य लेमड़ा है। रेखा छिद्र के बीच की दूरी डी बराबर 5 लेमड़ा है। एक रेखा छिद्र की ठीक सामने 10 डायप्टर की दूरी पर स्थित पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता होगी। पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता लमसम में आई शून्य बाई 2 हो जाएगी। यानी कि आप कहीं पर भी देखिएगा आई शून्य बाई 4, आई शून्य बाई 2, तो क्वेश्चन को जहाँ पे देखिएगा 5 है तो 2 दे दीजिएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि यंग के दो रेखा छिद्र वाले प्रयोग में यदि रेखा छिद्र और पर्दे के बीच की दूरी दुगनी हो और साथ ही रेखा के छिद्र के बीच की दूरी आधी हो तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? वो फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो 4 गुनी। ऑप्शन नंबर ए बी नंबर राइट आंसर है, 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि उन दो तरंगों लेमड़ा 1 बराबर 4 साइन ओमेगा टी तथा लेमड़ा 2 3 कॉस ओमेगा टी के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा। उसका मान कितना होगा? 5 हो जाएगा। लमसम में 5 कितना? 5 हो जाएगा। तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर में हमसे क्या पूछा गया है? ये जो चैप्टर था प्रकाश का व्यतिकरण था। इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। क्या पूछा गया है कि गैस चालकता तब प्रदर्शित करती है जब क्या होता है? दाब कम किया जाता है। जब दाब को कम करेंगे तो गैस चालकता प्रदर्शित होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि कैथोड किरणें हैं तो कैथोड किरणें क्या है? तो ऋण आविष्ट यानी कि ऋणात्मक है। कैथोड किरणें क्या है? तो ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन में है कैथोड किरणें में निहित है, यानी कि कैथोड किरणें में निहित क्या है, तो तीव्र इलेक्ट्रॉनों की धारा। कैथोड किरणें में क्या होती है, तो कैथोड किरणें तीव्रगामी होता है, यानी तीव्र इलेक्ट्रॉन की धारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमी द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से वी वोल्ट के विभवांतर गुजरता है, वी वोल्ट के विभवांतर से गुजरता है, तो इसकी अंतिम महत्तम ऊर्जा होगी, इनकी अंतिम महत्तम ऊर्जा ई वी। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में देखते हैं पूछा क्या गया है कि आवेश ई तथा द्रव्यमान एम का एक इलेक्ट्रॉन समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में गतिशील है, इसका त्वरण है। त्वरण सिंपल सा पूछा गया है, तो एम एक इलेक्ट्रॉन समरूप है, ई द्रव्यमान एम का एक इलेक्ट्रॉन समरूप विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर में गतिशील है, तो इसका त्वरण जो हो जाएगा वो सिंपल सा ई और बड़ा ई वेक्टर बाय एम। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है, ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि द्रव्यमान एम तथा आवेश क्यू के एक कण को वी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा, h/√2 QMV। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन को देखेंगे कि द्रव्यमान एम तथा क्यू आवेश का एक वर्ण वी वेग द्वारा त्वरित है, तो कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगा, तो वो होगा h/√2 QMV। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बाद दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, शायद 7 नंबर में, एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये तो सभी को पता है। तो विभिन्न कणों के आवेशों के निम्नलिखित परिणामों को कौन सी माप अवश्य गलत है, यानी कि यहाँ पे आप जो कौन सी माप है वो गलत है इन ऑप्शनों के हिसाब से। तो इसका जो, ये तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, ये भी आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, ये भी आपने कभी ना कभी सुना होगा, लेकिन 2.4 गुने 10⁻⁻19 ये आपने कभी नहीं सुना होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल ही गलत है। तो ये सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसका नेक्स्ट में, किसी प्रयोग में प्रकाश विद्युत निरोधी विभव 1.5 वोल्ट है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का महत्तम गतिज ऊर्जा पूछा गया है, तो महत्तम गतिज ऊर्जा हो जाएगा 2.4 गुने 10⁻⁻19 जूल। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं 9 नंबर में चलते हैं, पूछा क्या गया है कि टॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, टॉमसन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को हम ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मापा जाता है वो सिंपल सा ऊर्जा से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है ऊर्जा को, किसको मापता है, तो ऊर्जा को मापता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन कि वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर क्रमशः पड़ने पर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वही कही जाती है। वह घटना जिसमें क्या हो, किसी धातु पर प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश जब उस उत्सर्जित होगा तो उसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जक कहते हैं। प्रकाश से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो उसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर। इसका चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है आपतित प्रकाश की आवृत्ति के क्या होता है, समानुपाती होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं कि प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड जिसको बोलते हैं देहली आवृत्ति, वह है जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होता है। फिर से देखते हैं कि प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की थ्रेशोल्ड आवृत्ति वह है जिस पर क्या होता है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मात्र उत्सर्जित होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित निर्भर प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर क्या निर्भर करती है, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
इसका नेक्स्ट नंबर चलते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और पूछा यह गया है कि किसी सतह से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी प्रारंभ होता है जबकि सतह पर आपतित प्रकाश की और इसके बाद और कुछ लिखा है क्या, आपतित प्रकाश की होती है एक निश्चित न्यूनतम। फिर से देखते हैं कि किसी सतह से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी प्रारंभ होता है जबकि सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक नियत होती है, आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम होती है आवृत्ति। इसका ए बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है, क्या माना जाता है, कण माना जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को एक कण माना जाता है। ऑप्शन ए बी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट में देखते हैं कि कार्यफलन आवश्यक होता है, कार्यफलन किसके लिए आवश्यक होता है। कार्यफलन एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सतह को बाहर निकालने के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा होता है एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, यदि किसी धातु पर जिसका कार्यफलन आपतित प्रकाश की आवृत्ति v हो तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्तम गति ऊर्जा E जिस संबंध से प्राप्त होती है वो क्या है। वो सिंपल सा हो जाएगा आपको E बराबर एच न्यू माइनस फाइव। ऑप्शन नंबर सी क्या है, विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका नेक्स्ट नंबर देखें तो एक प्रकाश सग्राही धातु से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा 0.9 ई वोल्ट है। तो आपतित फोटोन की ऊर्जा पूछ दिया है तो 3.0 हो जाएगा वोल्ट, 3 ईवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। और यहाँ पे पूछा क्या गया, यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 ई वोल्ट हो तो देहली तरंगदैर्घ्य होगा। इसे सिंपल सा सॉल्व करना पड़ेगा कि यदि किसी धातु का कार्यफलन दिया है और देहली तरंगदैर्घ्य पूछा गया है तो सिंपल सा आपको हो जाएगा इस 2.8 वोल्ट का हो जाएगा 443.3 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा गया दी हुई किस धातु का न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन होगा। न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन किसका होगा इस ऑप्शन के हिसाब से, तो सबसे न्यूनतम प्रकाश कार्यफलन सोडियम का हो जाएगा। किसका, सोडियम का। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 22 नंबर पूछा गया है कि प्लांक स्थिरांक की डायरेक्ट आपको बीमा पूछ दिया है। तो प्लांक स्थिरांक की बीमा अगर निकालिएगा फॉर्मूला से तो ml² t-1 निकल जाएगा, टी का पावर -1। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है, लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है तो ऊर्जा क्या है, वो सिंपल सा है hc/λ। ऑप्शन नंबर बी, लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा hc/λ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है। प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है तो क्या आवश्यक है, तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत दोनों ही क्या है, आवश्यक है। प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है तरंग सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और 24 नंबर हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 25 नंबर को हल्का छोटा करते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। और 25 में पूछा गया है कि दैत्य प्रकृति न केवल प्रकाश में ही होती है बल्कि द्रव्यमान में भी होती है। ये तो सही बात है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन डी ब्रोगली साहब ने किए थे। फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि दैत्य प्रकृति न तो केवल प्रकाश में होती है और न ही प्रकाश में होती है, यानी कि दैत्य प्रकृति प्रकाश में होती है और बल्कि द्रव्यमान में भी होती है। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन डी ब्रोगली साहब ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, डी से डी ब्रोगली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर में हमसे पूछा गया यदि द्रव्यमान m कोई कण v चाल से गतिमान है, द्रव्यमान m जो क्या है v वेग से गतिमान है तो उससे संबंधित तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा होगा। तो उससे संबंधित तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा क्या होगा,
वो h/mb हो जाएगा, h/mb। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ h/mb, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में पूछा क्या गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इनमें कौन आवेश रहित है, यानी कि आवेश उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप कोई भी चार्ज फोटोन पे क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि वो आवेश रहित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ये क्वेश्चन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन के ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश तो होता है 1.8 गुनी 10 का पावर 11 गुलाम किलोग्राम में इसमें दिया है, तो गुलाम किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछेगा तो 1.8 गुना 10 का पावर 11 गुलाम किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट आवेश पूछा गया, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 का पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोन की संख्या होगी। फोटोन की संख्या कितनी होगी, तो 10 का पावर 20 हो जाएगा, 10 का पावर 20। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति वी वाले फोटोन का संवेग, यहाँ पर डायरेक्ट संवेग पूछा गया तो h/c हो जाता है संवेग। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर है कि आवृत्ति वी वाले फोटोन का संवेग h/v h/v/c सॉरी h/v/c होता है। ऑप्शन नंबर ए। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। तो हमसे ये फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ा छोटा हो जा, और ये क्या है कि परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयोग में अल्फा कण से संबंधित किस घटना का उपयोग किया गया था। तो किस घटना का उपयोग किया गया था अल्फा कणों से संबंधित घटना के लिए, तो वो कौन सी घटना हो जाएगा आपको बताना है। यहाँ पे आपको कितने दिए हैं, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। फिर से क्वेश्चन देखिएगा कि परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है प्रयोग में अल्फा कण से संबंधित किस घटना का उपयोग किया गया है। तो किस घटना का उपयोग किया गया है, वो सिंपल सा प्रकिरणन का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है, इस प्रकिरणन का उपयोग, किसका, प्रकिरणन का। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर है, प्रकिरणन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस बल के कारण रहते हैं। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण रहते हैं, तो वो सिंपल सा कूलाम बल के कारण रहते हैं। ये डायरेक्ट अगर आपसे पूछा गया परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण रहते हैं, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कौन से बल, तो कूलाम बल के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्धांत है। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्धांत है, तो वो सिंपल था धनाविष्ट नाभिक का, धनाविष्ट नाभिक का सिद्धांत है। किसका, धनाविष्ट नाभिक का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन को देखें तो पतली भर्ती पतली पत्ती द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन में रदरफोर्ड के प्रयोग में नाभिक के निकटतम जो अल्फा कण आते हैं वे है। पतली पत्ती द्वारा अल्फा कण के प्रकीर्णन में रदरफोर्ड के प्रयोग में क्या होता है, सिंपल सा नाभिक के निकट जो आता है अल्फा कण वे हैं। तो वो नाभिक के निकट जो आते हैं वो अल्फा कण क्या है, बहुत अधिक विक्षेपित होते जाते हैं, बहुत अधिक विक्षेपित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही अच्छा आंसर है, यानी कि सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का लगभग कुल द्रव्यमान और कुल धनावेश परमाणु के जिस केंद्र भाग में केंद्रित रहता है उसकी त्रिज्या की कोटि पूछा गया कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का लगभग कुल द्रव्यमान और कुल धनावेश परमाणु के जिस केंद्रीय भाग में केंद्रित रहता है उसकी त्रिज्या की कोटि क्या होगी, तो वो सिंपल सा 10 का पावर -5 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर देखिए और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा गया कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग हो जाता है h/2 पाई जूल सेकेंड। इस ऑप्शन के हिसाब से ना तो ये होगा ना तो ये, ऑप्शन नंबर सी होगा, डी h/2 पाई जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बहुत ही अच्छा आंसर है, यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया कि हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था में होता है जब इसका इलेक्ट्रॉन होता है
ये हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था में होता है। जब इसका क्या होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन किस में होता है, तो ऊर्जा के सबसे नीचे वाले ऊर्जा स्तर में, ऊर्जा के सबसे निचले वाले ऊर्जा स्तर में होता है। तब क्या होता है, हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था में होता है। तो इसका कारण क्या है, ऊर्जा के सबसे निचले वाले ऊर्जा स्तर में इसका इलेक्ट्रॉन रहता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में क्रमागत ऊर्जा स्तरों का ऊर्जा का अंतर, हाइड्रोजन परमाणु में क्रमागत ऊर्जा स्तरों का ऊर्जा का अंतर होता है। तो ऊर्जा का अंतर क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर घटता जाता है जैसे जैसे एन बढ़ेगा। जैसे जैसे एन बढ़ेगा तो क्या होगा, ऊर्जा का स्तर क्या हो जाएगा, सिंपल सा घटता जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पे पूछा गया हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात सिंपल सा पूछा गया है। तो 1/2 डायरेक्ट हो जाएगा, कितना 1/2 नहीं हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल, तो यानी कि आपको यहाँ पे सिंपल सा जो सबसे पहले ये लिखना होगा, हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल, और उसको क्या करना होगा, बट्टा करना होगा। उसको बट्टा जब कीजिएगा तो 1/137 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है 1/137। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन को देखें जरा ध्यान से कि हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थिति ऊर्जा का अनुपात। यहाँ पे फिर से पूछ दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा लिए और परमाणु की स्थित ऊर्जा, और इन दोनों का सिंपल सा बट्टा कीजिएगा तो इसका अनुपात निकल जाएगा, माइनस में 1/2 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये एक का क्या होता है, माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर चलते हैं 11 नंबर में पूछा गया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। दृश्य भाग में तो पहला प्रथम भाग में क्या दिखाया देता है, परावैंगनी। दूसरा भाग में दृश्य, तो परावैंगनी किस में दिखाया देता है, लाइमन में। तो दृश्य बामन में दिखाई देगा। दृश्य किस में दिखाया देगा, बामन में। ऑप्शन नंबर 11 का बी विल बी राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी परावैंगनी भाग में पड़ती है। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे आ गया फिर से पैरावैंगनी। तो पैरावैंगनी मैंने क्या कहा था, लाइमन श्रेणी में पैरावैंगनी दिखा देता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। आप इसे याद रखें कि लाइमन श्रेणी में पैरावैंगनी में लाइमन श्रेणी में पैरावैंगनी दिखाई देगा। अब बामर श्रेणी में क्या दिखाएगा, तो सिंपल सा दृश्य भाग में दिखाई देगा। और इसके बाद फुंड में जाएगा तो फुंड में कुछ दूसरा हो जाएगा, फुंड में क्या हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। और यहाँ पे फुड भाग में क्या होगा, बहुत ही दूर अवरक्त भाग में प्राप्त होगा, अवरक्त भाग में। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, कौन सी श्रेणी में अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, तो सिंपल सा लाइमन श्रेणी में जो होता है अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है। बाकी लाइमन अवरक्त भाग में फुंड श्रेणी भी आ जाता है, हफरेड श्रेणी भी आ जाता है, और ब्रैकेट श्रेणी भी आ जाता है। लेकिन लाइमन श्रेणी किस में आता है, तो लाइमन श्रेणी जो आता है वो पाचन श्रेणी में। लाइमन श्रेणी किस में आता है, तो सॉरी पैराबैग्नी में आ जाता है लाइमन श्रेणी। यह इसका क्या होगा, अवरक्त भाग में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा ध्यानपूर्वक। और पूछा गया है कि जड़ परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है। किनके, एन परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। तो किनके समानुपाती होते हैं, वो सिंपल सा जेड स्क्वायर के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी सही आंसर हो जाएगा, इसका बी राइट है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पे पूछा गया कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिया हुआ है, तो इसके दूसरी बोर्ड कक्षा में कितना हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के बोर्ड कक्षा में पहला प्रथम में दिया हुआ इतना, तो दूसरी बोर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो प्रथम में इतना दिया है तो द्वितीय में हो जाएगा -3.4 EV। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्या पूछा गया है, ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग पूर्णांक गुणज होता है। फिर से, परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग पूर्णांक गुणज होता है। तो क्या होता है, जब h/2 हो जाता है तब सिंपल सा इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमता है जिनका कोणीय संवेग क्या होता है, पूर्णांक गुणज। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा h/2 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा हमसे क्या गया, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किसी परमाणु जो होता है, कोई परमाणु का नाभिक किन किन से बना होगा, तो आपको भली भांति पता होना चाहिए कि कोई भी परमाणु हो
कोई परमाणु हो तो उसका जो नाभिक बना हुआ होता है वो सिंपल सा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। किसका बना हुआ रहता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कोई भी नाभिक क्या होता है? सिंपल सा बना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कोई भी नाभिक बना हुआ होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि हल्का छोटा करते हैं, और यहाँ पर पूछा गया है कि एक तत्व की परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान परमाणु संख्या दिया है और द्रव्यमान संख्या दिया है, और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है? न्यूट्रॉन संख्या। तो इसमें सिंपल सा द्रव्यमान की संख्या में से परमाणु संख्या घटा दीजिएगा तो वही ना आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी ना हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, और तीसरा नंबर क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा कि परमाणु क्रमांक है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और पूछा गया है कि हीलियम परमाणु की सही रचना हो जाएगा दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी, दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, दो हीलियम। हीलियम को नाभिक बोला जाता है, हीलियम का नाभिक। तो प्रोटॉन को तो सिंपल सा दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। थोड़ा गौर से पूछा गया है कि परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा तो प्रोटॉन रहेगा। परमाणु के नाभिक में अवश्य क्या रहेगा? प्रोटॉन। इसका नेक्स्ट नंबर देखिए, और नेक्स्ट नंबर 6 नंबर पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय निम्न में से किन्हें है? न्यूट्रॉन का खोज का श्रेय किसको दिया है? तो चार्विक साहब को न्यूट्रॉन का खोज का श्रेय दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यह पार्ट 2 था। क्या था? पार्ट दूसरा था। तो पार्ट पहला नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पार्ट 1 को देख लीजिए, और पार्ट 2 को सिंपल सा आप देख ही चुके हैं पार्ट 2। और इसके बाद आपको पार्ट तीसरा अपलोड हो जाएगा, पार्ट तीसरा। तो पार्ट तीसरा को देखना ना भूलें। पार्ट तीसरा में आपको पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ यहाँ 6 तक बताया हूँ, तो 6 से आगे आपको तीसरा पार्ट में बताया जाएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट तीसरा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।